So welcome candidates. I am Inderpreet Singh, All India rank 5 in CDS IMA, rank 29 in FCAT welcomes you to our YouTube channel We Together. ये है हमारी जियोग्राफी क्लास फर्स्ट, ऐसे ही और सब्सिक्वेंट क्लासेस आती रहेंगी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। इसमें हम करेंगे चैप्टर सेकंड ऑफ द बुक फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th, ऐसे चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, एंड वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज फॉर CDS aspirants. Okay, CDS B, and this series will also help if you are preparing for some other exams as well, like SSC, PCS and all. This series will help you in state exams as well. Okay, so let's move to the first slide. फर्स्ट देखो, ये NCERT है, पूरी NCERT की PDF को import कर रखा है. So in case you want to read these things, you can, but I have highlighted only the portion which you have to consider while studying. ठीक है, अगर आप जब खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप बॉर्डर व्यू के लिए, ज़्यादा नॉलेज के लिए पूरी NCERT को एक गो थ्रू दे सकते हो, पर यस जो पोर्शन यहाँ पे हाईलाइटेड है आपको उनको नोट्स बना के रखने हैं, या जैसे मैं सिर्फ PDF से पढ़ा करता था तो आप वैसे भी PDF से पढ़ सकते हो। अगर नोट्स बनाने से मेरे लिए नोट मेकिंग थोड़ा टाइम वेस्ट जैसा था, तो इसलिए आप सीधा बुक से भी पढ़ सकते हैं। सो पहले जो है हमारा फैक्ट, ये थोड़ा स्टैटिक है कि हमारे पास जो सबसे पॉपुलर आर्ग्यूमेंट है फॉर द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज़ बिग बैंग थ्योरी, एंड इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ठीक है, सो जो यूनिवर्स कॉन्टीन्यूसली एक्सपैंड कर रहा है वो हमने सबसे पहले किसने बताया था, एडविन हबल ने बताया था इन 1920, प्रोवाइडेड एविडेंस दैट द यूनिवर्स इज़ एक्सपेंडिंग। सो ये कुछ स्टैटिक का पोर्शन है जो हमें कंसीडर करना, याद रखना है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड, इसमें हमें बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी सबसे पहले एक टाइनी बॉल एग्जिस्ट करती थी, टाइनी बॉल एज अ सिंगुलर एटम। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं कि वो अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम की थी, एंड इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट डेंसिटी उसकी मानी जाती है उस टाइनी बॉल की। देखो अभी भी बिग बैंग थ्योरी का प्रॉपरली ये मतलब ये सबसे कैसा कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मानने वाली ये थ्योरी है कि बिग बैंग थ्योरी को सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाती है इन द साइंटिफिक वर्ल्ड, बट एग्जैक्टली ऐसा कुछ हुआ होगा उसका कोई एविडेंस अभी तक नहीं है। ओके, सो बिग बैंग टुक प्लेस 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट। दिस इज अगेन अ स्टैटिक पोर्शन। एक जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो हबल जी थे हमारे, उन्होंने बताया था, उन्होंने एविडेंस दिए थे कि जो यूनिवर्स है वो कॉन्टीन्यूसली एक्सपैंड कर रहा है। उसी तरह से एक हॉयले जी भी थे हमारे, जिन्होंने कहा था कि जो यूनिवर्स है वो स्टडी है, वो स्थिर है, मतलब कुछ बढ़ नहीं रहा है, घट नहीं रहा है। सो इन केस FCAT जैसे एग्ज़ाम में या SSC जैसे एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है कि किसने कंसेप्ट दिया है स्टेडी स्टेट का, तो उसका आंसर हॉयले होगा। तो ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादातर स्टैटिक है, ये सेकंड चैप्टर में ज़्यादातर स्टैटिक है। तो ये कुछ याद रखने वाली बात है सीधी सीधी कि हाइड्रोजन नेबुला, अभी ऐसा क्यों लिख रखा है मैंने, ये आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा। यहाँ पे बताया गया है कि स्टार्स कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, तो उसे रीड करते हैं एक बार। अ गैलेक्सी स्टार्ट्स टू फॉर्म बाय अकमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड नेबुला। इसलिए यहाँ पे लिख रखा था मैंने कि नेबुला क्या चीज़ है, हाइड्रोजन गैस से बने हुए बादल। ठीक है, ओके। इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला डेवलप्स लोकलाइज्ड क्लम्प्स। ठीक है, जब नेबुला हाइड्रोजन की गैस जब इकट्ठी होती रहती है तो वो एक क्लाउड बनाता है जिसका नाम नेबुला होता है, एंड नेबुला आगे ग्रो होकर क्या बनाता है, क्लम्प्स ऑफ गैस। दीज क्लम्प्स कंटिन्यू टू ग्रो इनटू इवन डेंसर गैसियस बॉडीज गिविंग राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। फिर जब ये जो क्लम्प्स बनते हैं और गैसेस के साथ मिलते मिलते और ज़्यादा डेंसर चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं, एंड देन जो वो डेंसर चीज़ें बनती हैं उसको हम नाम देते हैं स्टार्स का। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स इज़ बिलीव टू हैव टेकन प्लेस सम 5-6 बिलियन ईयर्स अगो। तो कैसे इसका साइकिल चलता है, सबसे पहले हाइड्रोजन आती है, हाइड्रोजन इकट्ठे करके एक क्लाउड बनाती है, क्लाउड को हम नेबुला का नाम दे देते हैं। नेबुला इकट्ठे होके फिर क्लम्प्स बनाता है। ठीक है, फिर क्लम्प्स और ज़्यादा डेंसर होते होते हमारे स्टार्स बना देते हैं। ओके, ये हमारा एक सर्कल सा चलता है। ओके,
सो लेट्स मूव। सो ये भी एक अगेन एक स्टैटिक पोर्शन है। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया है कि क्या है लाइट ईयर। सो लाइट ईयर इज़ द मेजर ऑफ द डिस्टेंस। लाइट ईयर देखा जैसे लाइट की स्पीड क्या होती है, लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में अगर वो 3 लाख किलोमीटर चल रही है तो वो पूरे साल में कितना चलेगी, उसको हम लाइट ईयर का डिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक है, हम ऐसे ही लिखते हैं ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कि अगर एक सेकेंड में वो इतने मीटर चल रही है हमारी लाइट, तो एक साल में कितनी लाइट चलेगी, उसको हम लाइट ईयर का यूनिट मान लेते हैं, कि यूनिट मान लेते हैं लाइट ईयर। लाइट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, कंसीडरिंग दिस द डिस्टेंस द लाइट विल ट्रैवल इन 1 ईयर इज़ टेकन टू बी द 1 लाइट ईयर। तो जो हिंदी में बताया वही यहाँ पे इंग्लिश में लिख रखा है। दिस इक्वल्स टू 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर। सो ये आप याद रख सकते हो एज अ स्टैटिक पोर्शन, 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर। The mean distance between the sun and the earth is this kilometer. In terms of light year is this. इसलिए हम जैसे स्टैटिक पे जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सन की रेज़ को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो यस हम ये लिखते हैं 8.311 मिनट्स। ओके, सो अभी हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। स्टार्स तक पढ़ लिया था, स्टार्स तक अभी यहाँ पे एक साइकिल भी बना दिया मैंने कि स्टार्स हाइड्रोजन से शुरू होकर कैसे स्टार्स बने। अभी हम देखेंगे स्टार से कैसे प्लैनेट बने। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्स आर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैसेस विद इन नेबुला, पढ़ लिया। द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द कोर ऑफ द गैस क्लाउड एंड अ ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड दस डेवलप्स अराउंड द गैस कोर। जो हमारा स्टार बना था उसके इनर में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के एक्ट होने से क्या होता है, अंदर जो गैस है वो रोटेटिंग डिस्क जैसा बिहेव करती है। ठीक है, इस पहले पॉइंट में ये लिख रखा है। ओके, आगे चलते हैं। द गैस क्लाउड स्टार्ट्स गेटिंग कंडेंस्ड एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप्स इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स। तो जो गैस रोटेटिंग गैस बनी थी, रोटेटिंग गैस, वो कंडेंस्ड होना शुरू होती है हमारे सेकंड पॉइंट में। ठीक है, उसकी कंडेंसेशन शुरू होती है। कंडेंसेशन शुरू होने से वो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स में बनते हैं। उन स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं प्लैनेटेसिमल्स। ओके, उन स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स को प्लैनेटेसिमल्स। फिर ये प्लैनेटेसिमल्स और ज़्यादा, मतलब ये पहले देखते हैं, देखो प्लैनेटेसिमल्स आगे चल के छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल्स मिल के प्लैनेट बनाते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल्स मिल के बनते हैं प्लैनेट्स। अब इसका प्रोसेस जानते हैं। तो लार्जर बॉडी स्टार्ट फॉर्मिंग बाय कोलिजन एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कॉजेज बाय मटेरियल टू स्टिक टुगेदर। प्लैनेटेसिमल्स आर लार्ज नंबर बॉडीज ऑफ स्मॉलर बॉडीज। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जो लार्जर बॉडीज़ होती हैं वो स्टार्ट कैसे होती हैं, बाय कोलिजन। ये प्लैनेटेसिमल्स हैं आपस में कोलिजन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से बनते जाते हैं। ठीक है, सो विद ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एंड कोलिजन से ये प्लैनेटेसिमल्स हमारे प्लैनेट्स बनते हैं। एक बार ये भी रीड कर लेते हैं। दिस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स एग्री टू फॉर्म अ फीवर लार्ज बॉडीज टू फॉर्म अ प्लैनेट्स। ओके, बस सिंपल जो हिंदी में बताया वही उसने इंग्लिश में लिख रखा। अभी थोड़ा सा बेसिक जानते हैं अपने सोलर सिस्टम के बारे में। ये सबको मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को ये पता रहेगा। हमारे पास क्या है, 8 प्लैनेट हैं, जिसमें से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स इनर प्लैनेट्स बोले जाते हैं बिकॉज दे लाई बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड। ठीक है, अदर 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स। अल्टरनेटिवली द फर्स्ट 4 आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बिकॉज टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, अर्थ लाइक। ठीक है, दे आर मेड ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स, दे हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटीज़। तो जो हमारे जैसे ये सन है, सन के बाद जो पहले 4 प्लैनेट हैं और उसके बाद बेल्ट आती है हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट, वो जो प्लैनेट है उनकी डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो लास्ट के 4 हैं।
द रेस्ट फोर आर कॉल्ड जोवियन और गैस जाइंट प्लैनेट्स। जोवियन मीन्स जुपिटर लाइक, ठीक है, ये थोड़ा याद रखना। टेरेस्ट्रियल मीन्स अर्थ लाइक, जोवियन मीन्स जुपिटर लाइक, ठीक है। फिर जो लास्ट के फोर हैं वो गैस लाइक है, मतलब डेंसिटी कम है, फर्स्ट के फोर की डेंसिटी ज़्यादा है। ये नॉर्मल चीज़ें थोड़ी दिमाग में बिठा लेनी है। मोस्ट ऑफ देम आर मच लार्जर दैन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड हैव थिक एटमॉस्फेयर मोस्टली ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन, ठीक है, ये भी याद रख लेना कि जो लास्ट के प्लैनेट्स हैं उनका एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन। एक बार इसको अगर देखें इस टेबल को, तो यहाँ पे डेंसिटी को अर्थ, यहाँ पे देखो ये इसकी 5 5 5 3 सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमारी अर्थ की है। उसके बाद ये यहाँ पे एस्ट्रॉइड बेल्ट है हमारी, ठीक है, यहाँ पे एस्ट्रॉइड बेल्ट आ जाएगी। उसके बाद डेंसिटी देखो कितनी कम जा रही है, ठीक है। सो इसलिए जो पहले चार हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, उसमें भी अर्थ की सबसे ज़्यादा है। रेस्ट नो टू दैट मच बोदर अबाउट। आगे ये प्लूटो की कहानी सबने सुन रखी है कि प्लूटो पहले प्लैनेट हुआ करता था, फिर उसे हमने ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया। ये कब हुआ था? 2006 में, जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन बैठी थी तो उन्होंने इसकी तरह पहले इसको भी प्लैनेट कंसिडर किया जाता था। ये 2003 UB 313, फिर इसी की कैटेगरी में हमारे प्लूटो को भी बाय बाय कर दी थी। अभी हम कुछ जानेंगे डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स। एक चीज़ बता देता हूँ, इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके डायरेक्ट वहीं से रिवीजन कर सकते हो। ओके, सो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ द पेरेंट स्टार। पेरेंट स्टार, ठीक है, मतलब जिससे भी हमारे प्लैनेट्स बने हैं उसके ज़्यादा नज़दीक कौन से रह गए हैं? जो हमारे टेरेस्ट्रियल मतलब फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं। वेयर इट वॉज टू वार्म फॉर गैसेज टू कंडेंस टू सॉलिड पार्टिकल्स, जिस वजह से हमारे जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं वो ज़्यादा वार्म है, गर्म है, जिस कारण से जो हमारी गैसेज थी वो एटमॉस्फेयर में रह गई और मतलब कंडेंस होके नीचे नहीं गिरी। ऐसा सीन है। जोवियन प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड एट क्वाइट डिस्टेंट लोकेशन। जो जोवियन प्लैनेट्स बने मतलब आउट बाहर के 4 प्लैनेट्स बने वो थोड़े दूर चले गए हमारे पेरेंट स्टार से, जिस कारण में उनकी जो गैसेज हैं वो कंडेंस होना शुरू हो गई, वो ठंडे हो गए प्लैनेट्स। सोलर विंड वॉज मोस्ट इंटेंस नियर टू द सन। जो सोलर विंड है वो ऑब्वियसली सन के नियर होगी। सो इट ब्लू ऑफ लॉट ऑफ डस्ट, गैस एंड डस्ट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में अननेसेसरी गैसेज एंड डस्ट सी वो सोलर विंड की वजह से वाइप आउट हो गई, मतलब चली गई वहाँ से। सो द सोलर विंड्स वर नॉट एट ऑल दैट इंटेंस टू कोज सिमिलर रिमूवल ऑफ गैसेज फ्रॉम द जोवियन प्लैनेट्स। पर जो सन का प्रभाव था वो जोवियन, देखो सन यहाँ पे, ये हमारा पहला प्लैनेट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिर हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट, फिर 5th, फिर 6th, फिर 7th, फिर 8th। तो जो ये सन के जो पहले 4 थे इनको तो उसने गर्म रखा, अपनी ऊर्जा देता रहा, उनकी डस्ट को, गैसेस को रिमूव कर दिया। बट जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर के हैं वो अभी भी काफ़ी ठंडे रह गए, मतलब उन पे सन का उतना प्रभाव नहीं पहुंचा। ये है सेकंड पॉइंट का मतलब। थर्ड, द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर स्मॉलर एंड देयर लोअर ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैसेस। तो जो हमारे पहले 4 प्लैनेट्स हैं वो इन सब से तो छोटे ही हैं, जुपिटर वगैरह से, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, इनसे छोटे हैं। सो जिस वजह से क्या हुआ, इनका ग्रेविटेशनल पावर भी कम हो गया, ठीक है। ग्रेविटेशनल पावर कम हो गया तो जो अननेसेसरी गैसेस थी एटमॉस्फेयर में वो नहीं रुकी, वो सोलर विंड की वजह से ब्लू ऑफ हो गई। ये कहने का मतलब है थर्ड पॉइंट का कि हमें फ़ायदा हुआ है अर्थ पे लाइफ इस वजह से है बिकॉज़ वो छोटे साइज़ का है। कहने का तात्पर्य ये है। तो जो हमारा मून है, मून कैसे बना? मून के बनने को हम क्या कहते हैं? जाइंट इम्पैक्ट और बिग स्पार्क, मतलब उसके प्रोसेस को ये नाम दिया गया है इन साइंटिफिक टर्म्स। इसको भी देखें तो अगर हम डिस्टेंस भी साइज़ को कंपेयर करें तो अर्थ के रेडियस को 1 माना है इन्होंने, तो उनके कंपैरेटिवली में जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर के प्लैनेट्स हैं उनका रेडियस बहुत ज़्यादा है। इसका 11 है, इसका 9 टाइम्स, इसका 11 टाइम्स। सो इस वजह से हमारे जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं वो छोटे साइज़ के हैं, इस कारण उनका ग्रेविटेशनल पुल भी वीक है, और ग्रेविटेशनल पुल वीक होने की वजह से सोलर विंड ने अननेसेसरी गैसेस एंड डस्ट को ब्लू ऑफ कर दिया, वाइप आउट कर दिया।
सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारा मून कैसे बना है। हिंदी में एक बार जान लो कि मून इस तरह से बना है, वो कहते हैं कि हमारी अर्थ थी, अर्थ के बनने के कुछ समय बाद, ज़्यादा समय बाद नहीं, ये क्या हो गया, सॉरी, अर्थ के बनने के कुछ समय बाद अर्थ से 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स दैट ऑफ मार्स, मतलब कुछ इतनी बॉडी जो 3 गुना थी मार्स की बॉडी से, वो अर्थ से टकराई, जिस कारण अर्थ का एक पार्ट अलग होके उसी की ग्रेविटी में घूमना शुरू हो गया, जिसको आज हम मून कहते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं मून हमारा ही एक पार्ट है, हमारा मतलब हमारी अर्थ का एक पार्ट है। सो द फॉर्मेशन ऑफ द मून एज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज़ द आउटकम ऑफ जाइंट इम्पैक्ट और व्हाट इज़ डिस्क्राइब्ड एज बिग स्पॉट, ठीक है, जाइंट इम्पैक्ट भी बोलते हैं इसके फॉर्मेशन को और बिग स्पॉट भी। A body of the size of 1 to 3 times that of Mars collided to the Earth sometime shortly after the Earth was formed. It blasted a large part of the Earth into space. ठीक है, कि अर्थ के ही एक पार्ट, लार्ज पार्ट को उसने स्पेस में भेज दिया, जिसको आज हम मून कहते हैं। ठीक है, सो द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, कि अर्थ की एवोल्यूशन कैसे हुई, उसके कुछ मेन पॉइंट्स देखते हैं। द प्लैनेट अर्थ इनिशियली वॉज बैरन, रॉकी, हॉट ऑब्जेक्ट विद a thin atmosphere ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो गैसेस आज के टाइम पे, देखो हमने पढ़ा ना, हाइड्रोजन एंड हीलियम आज के टाइम पे किसकी गैसेस हैं, किसके एटमॉस्फेयर में है, जो हमारे जोवियन प्लैनेट्स है आउटर ऑफ द एस्ट्रॉइड बेल्ट। पर पहले अर्थ पे भी यही हुआ करती थी, हाइड्रोजन हीलियम। पर फिर क्या हुआ, जैसे हमने पढ़ा कि सोलर विंड की वजह से ये जो गैसेस है ये ब्लू ऑफ होना शुरू हुई। ओके, एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। The present composition of Earth's atmosphere is chiefly contributed to nitrogen and oxygen. Static portion कि अभी हमारा एटमॉस्फेयर मोस्टली किससे कंसिस्टेड है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। स्टैटिक पोर्शन भी याद रखना है, ठीक है। नोट इन दिस स्टैटिक पोर्शन में नॉट मच हेल्प इन CDS but definitely helps in FCAT and other exams. Okay, so the early atmosphere largely contained water vapor, nitrogen, carbon dioxide, methane, ammonia and very little of free oxygen. ऑक्सीजन कम हुआ करती थी एट द अर्ली स्टेजेस ऑफ द अर्थ। जब अर्थ बनी क्या हुआ करता था, वाटर वेपर हुआ करते थे, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड अमोनिया। ओके, द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेज वर आउटपोर्ड फ्रॉम द इंटीरियर इज कॉल्ड डीगैसिंग। अब ये टर्म्स है जो हमें CDS के लिए याद रखनी है, ठीक है। ये डीगैसिंग क्या होता है, कैसे, किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, सीधा पूछ सकते हैं व्हाट इज़ डीगैसिंग, या पूछ सकते हैं कि डेफिनेशन बता देंगे और पूछेंगे कि इस प्रोसेस का नाम क्या है। सो यू विल से डीगैसिंग। ओके, प्रोसेस क्या कह रहा है, प्रोसेस इज कह रहा है द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेज वर आउटपर्ड फ्रॉम द इंटीरियर इज कॉल्ड डीगैसिंग। अर्थ के इंटीरियर से जो गैसेज निकलती हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डीगैसिंग। इसे यहाँ पे हाईलाइट इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये पहला जीव जंतु माना जाता है जो आया धरती पे, ऐसा समझ सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गे यूनिसेलुलर बैक्टीरिया। सो लाइफ वॉज कन्फाइंड टू ओशंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी समय तक सिर्फ ओशंस में ही लाइफ को पाया जाता था। ओके, उसके बाद क्या हुआ, द record of life that existed on this planet in different periods is found in rocks in the form of fossils. The microscopic structure closely related to the present form of blue algae। कि मतलब जो अभी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्च वगैरह करते हैं या साइंटिस्ट भी, जियो साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं, उसमें पाया गया है कि जो पहले जो लाइफ थी वो कन्फाइंड थी रॉक्स के फॉर्म में, जो फॉसिल्स के फॉर्म में उन्होंने ढूंढी। जैसे एक डायग्राम आप लोगों ने देखा रहेगा जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उसमें बताया जाता है कि जैसे कोई जानवर मर गया एंड उसके ऊपर रॉक्स आ गए तो उसके फॉसिल का पैटर्न रॉक के ऊपर छप जाता था। सो उसी को बता रहे हैं कि फॉसिल्स जो हमें रॉक्स के अराउंड मिले हैं वो सबसे जो पुराना मिला है वो ब्लू एल्गे से, आज के टाइम के ब्लू एल्गे से मैच करता है। सो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फ्रॉम यूनिसेलुलर बैक्टीरिया टू अ मॉडर्न मैन। तो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया जिसको नाम दिया गया है ब्लू एल्गे या ब्लू ग्रीन एल्गे, उससे हमारी लाइफ शुरू हुई। एक बार उसका साइकिल देखते हैं कैसा रहा है।
सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गे यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, उससे फिर marine invertebrate, and then first fish, and then amphibians, and then vertebrates, and then reptiles. The reptile dominant replace amphibians and all with frog, turtles, dinosaurs, extinction of dinosaurs, then rat, and then small mammals and rabbits and theropod ape, and then flowering plants and trees, and early human ancestor होमोसैपियंस एंड मॉडर्न मैन। होमोसैपियंस ही हमारे एंसेस्टर्स माने जाते हैं। तो ये एक छोटा सा कैसे हमारा आज का आदमी बना फ्रॉम ब्लू ग्रीन एल्गे यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, उसका चार्ट है, आप एक बार रीड कर लेना फ्रॉम द PDF। ओके, एक चीज़ और, जब आप ज्योग्राफी पढ़ो तो NCERT के एक्सरसाइजेज जरूर लगा लेना जस्ट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बिकॉज कई बार, नॉट एवरी टाइम बट सम टाइम, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द एज ऑफ अर्थ, तो उसका आंसर है 4.6 बिलियन ईयर्स। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, तो वो है हमारा इयोन्स। फिर इयोन्स के अंदर हमारा इपोक आता है, एंड ये फर्स्ट है, फिर इपोक के अंदर हमारे एराज एंड पीरियड आते हैं। एक बार थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं इसको। इयोन्स है, इयोन्स के अंदर हमारे इपोक आते हैं, मतलब आप इकोन्स को इस तरह से समझ सकते हो कि इनडेफिनेट टाइम, बहुत समय पहले जब बात करते हैं ना हम कि बहुत समय पहले, हज़ारों 2000 2-3 लाख साल पहले ऐसे, तो उसे हम इयोन्स का टर्म देते हैं। इयोन्स के बाद इपोक, एंड इपोक में फिर हमारे दोनों आते हैं एरा एंड पीरियड। ओके, ठीक है, थर्ड पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, तो डिफ्रेंसिएशन कुछ नहीं है। सोलर विंड्स ने भी काम किया है, डिगैसिंग ने काम किया है, फोटोसिंथेसिस ने काम किया है, पर डिफ्रेंसिएशन का कोई मैथ का यहाँ पे लेना देना नहीं। सॉरी। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इनर प्लैनेट्स, सो प्लैनेट्स बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स हमारे क्या है, इनर प्लैनेट है। लास्ट, लाइफ ऑफ द अर्थ अपीयर्ड अराउंड हाउ मैनी ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट, तो 3.8 बिलियन। ओके, ये फर्स्ट चैप्टर के MCQs है। फर्स्ट चैप्टर में थ्योरी पढ़ने लायक कुछ नहीं है, जैसे उसके क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू कर देते हैं। स्टैटिक है, कहीं पूछे जा सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स क्वाइन द टर्म ज्योग्राफी, सो इसका आंसर है इरैंथोस्थेनीस, पार्डन माई प्रोनाउंसिएशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कैन बी टर्म्ड एज फिजिकल फीचर, प्लेन हमारा फिजिकल फीचर, मतलब प्लेन्स, रिवर्स, ये हमारे क्या फिजिकल फीचर्स में आते हैं, माउंटेन्स वगैरह। सो ये एक बार पढ़ लेते हैं, तो मतलब जान लेते हैं। मेट्रोलॉजी हमारा क्या होता है, मेट्रोलॉजी हमारे क्लाइमेटोलॉजी से मेल खाता है। मतलब IMD जो हमारा है वो क्या करता है, वो यही करता है कि हमारे क्लाइमेट्स को प्रिडिक्ट करता है। तो वहीं से हम स्वभाव लगा सकते हैं, मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि मेट्रोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी से एसोसिएटेड है। और मेट्रोलॉजी तो हमारी FCAT में वो भी है, स्ट्रीम भी है, ठीक है। तो डेमोग्राफी किससे है, पॉपुलेशन से इजी। सोशोलॉजी किससे है, सोशल ज्योग्राफी से इजी। पेडोलॉजी किससे है, सॉइल ज्योग्राफी से। ये याद रख लेना, पेडोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ सकते हैं। ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, तो इसका आंसर है वाई। सीधा याद कर लो, जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी इस फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी कुछ पढ़ने लायक नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स अटेम्प्ट्स टेम्पोरल सिंथेसिस, सो वो उसका आंसर है हिस्ट्री। सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास फर्स्ट। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप लेटर ऑन इस वीडियो को देख रहे हो तो पार्ट 2 पार्ट 3 आ चुके होंगे, उसको देखो। अगर आप जस्ट अभी देख रहे हो तो पार्ट 2 पार्ट 3 जल्द आ जाएंगे। सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो 1% भी हेल्प करी तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज बहुत सही कंटेंट फॉर मैथ्स GS इज़ ऑन द वे।